नमस्कार। देखो 2 मई 2011 में रात के करीब 1 बजे की तो बात है जब अमेरिकन सोल्जर ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी को उसी के घर के अंदर घुस के मार डाला। देखो बात कुछ ऐसी है कि 1993 से 2001 तक ओसामा ने अमेरिका पर 3 घातक आतंकवादी हमले किए, जिसने पहला आतंकवादी हमला किया था 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें 6 लोगों को मारा गया और हजारों लोग इंजर्ड हुए। और दूसरा अटैक था साल 1998 का यूएस एम्बेसी अटैक। इसमें कुल 224 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 4,500 लोग जख्मी हुए। और तीसरा था 2001 का 9/11 अटैक, जो काफी दर्दनाक था। इस खतरनाक हादसे में 3,000 लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए। अमेरिका पर इतने अटैक करने के बाद अलकायदा जैसे आतंकी संगठन बनाने वाला खूंखार आतंकवादी ओसामा अब अमेरिका की नजरों में अटक गया था। ओसामा को मारने पकड़ने के लिए अमेरिका ने कौन कौन सी साजिश रची गई, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं अमेरिका के कमांडो यानी नेवी सील ने ओसामा को अपने ही घर के अंदर घुस के कैसे मार डाला। देखो पाकिस्तान में एक सिटी पड़ती है एबेटाबाद, यानी नेवी सील्स ने जब ओसामा पर अटैक किया तब वो एबेटाबाद सिटी में ही छुप के बैठा था। और एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि ओसामा को पकड़ने के लिए यूएस नेवी सील्स ने अफगानिस्तान के जलालाबाद में ही अपना बेस को स्थायी कर दिया। इसलिए नेवी सील को एबेटाबाद जाके ओसामा को मार के फिर से जलालाबाद ही लौटना था। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया। तो देखो हुआ कुछ ऐसा, 1 मई 2011 को रात के करीब 10:30 बजे इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद में यूएस नेवी बेस पर 4 हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। इसमें से 2 हेलीकॉप्टर चिनूक थे और 2 हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक्स। इसमें प्लान कुछ ऐसा था कि दोनों ब्लैक हॉक से हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़कर के सीधे एबेटाबाद पहुंचेंगे और दोनों चिनूक हेलीकॉप्टर यूएस नेवी बेस पर ही बैकअप सिचुएशन के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन एक सवाल जो पब्लिक को आज तक हजम नहीं होता वो ये है कि इतने बड़े हेलीकॉप्टर उड़ करके पाकिस्तान के एयरबेस में जाएंगे, लेकिन उनको पता भी नहीं चला, यानी उनका रेडार सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को ट्रैक क्यों नहीं कर पाया। तो इसका सिंपल सा उत्तर है स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, यानी इस हेलीकॉप्टर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि ना तो इसमें कोई साउंड डिटेक्ट हो और न ही ये आसानी से रेडार में ट्रैक हो पाएंगे। इसलिए उस पर हैवी फैब्रिक की कोटिंग की गई ताकि उनका रेडार और विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाए। तो देखिए ये रात के करीब 1 बजे तक दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा की बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले ओसामा की बिल्डिंग को थोड़ा समझते हैं। यानी इस बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए पहले एक गेट को पार करना होगा, फिर दूसरे गेट पर पहुंच जाओगे और उसे भी पार करना होगा। इसके बाद आप गेस्ट हाउस में पहुंच जाओगे और इसे पार करने के बाद सीधे ओसामा की बिल्डिंग तक पहुंच जाओगे। और इसकी दीवारें काफी ऊंची ऊंची थी, जहां पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन एक शॉकिंग बात बताओ आपको, ओसामा से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तानी मिलिट्री बेस अकेडमी थी। लेकिन बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस के इतने नजदीक रह रहा था और पाकिस्तान को कोई भनक भी नहीं हुई या फिर पाकिस्तान खुद इसे छुपा कर रखना चाहता। खैर बैक टू एक्शन। अब चौक 1 और चौक 2 दोनों हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर पहुंच जाते, जिसमें सबसे पहले चौक 2 बिल्डिंग पर हावर करने लग जाता है, जिसका पहला कार्य था एक फोर्सिल और एक कम्बर्ट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को सबसे पहले लैंड करवाना। बाकी बचे हुए सिल को बिल्डिंग की छत पर और गेस्ट हाउस की छत पर लैंड करवाया गया। अब बारी थी चौक 1 की, लेकिन चौक 1 के साथ इतना बड़ा हादसा होगा ये किसी को नहीं पता। तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि चौक 1 अपने कमांडो को बिल्डिंग पर लैंड करने के लिए पहुंचता है, तो इसमें हेलीकॉप्टर एयर वॉर्टिस फ्लो का शिकार बन जाता है। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो हेलीकॉप्टर के अराउंड हवा का फ्लो कुछ इस प्रकार से हो जाता है जिससे हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोने लगता है। देखो ये हेलीकॉप्टर अपने पोजीशन से लड़खड़ाता हुआ पास वाले ग्राउंड में पहुंच जाता। वहां पर पहले तो इसका मुंह जमीन में घुस जाती है और उसके बाद उसकी पूंछ पीछे की दीवार से टकरा जाती है और वो टूट जाती है। लेकिन एक बात जो आज तक हजम नहीं होती कि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर टूट करके बिखर गया, लेकिन ओसामा और उसके चेहरे चपाटे दोस्त पता नहीं कौन से घोड़े बेच करके सोए हुए थे। खैर अब सिल से टीम पहले वाले गेट को तोड़ने के बाद दूसरे गेट को तोड़ते हुए गेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं। उस समय गेस्ट हाउस पर एक व्यक्ति मौजूद था, अबू अहमद अल-कवैती, जो इस हड़बड़ाहट को सुन करके वो अंदर से ही फायरिंग करता है। लेकिन सेल टीम की फायरिंग के आगे वो नाकाम रह जाता है और सेल टीम उसे निपटा लेती है। लेकिन उस गेस्ट हाउस में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी मौजूद थे, जिसको उन्होंने अपने बोरियों के नीचे छिपा कर रखा था। सेल टीम उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों को बंदी बना लेते। खैर अब सेल टीम आगे के स्टेप को फॉलो करते हुए मेन बिल्डिंग पर पहुंच जाए, लेकिन बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर एक व्यक्ति मौजूद था, अबरार। सिल जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है उसको अबरार, उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी दिखती, यानी जिसे जस्ट अभी माना गया था उसका भाई। तो देखो जैसे ही टीम ने फायरिंग स्टार्ट की तो अबरार अपनी पत्नी को आगे की ओर धकेल देता है, जिससे शुरुआत की सभी गोलियां उसी को लग जाती और सिल टीम तुरंत एक्शन लेते हुए अबरार को भी मार देती है।
लेकिन एक बात जो क्लियर कर दूं, सेल टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी बच्चे या महिला की जान नहीं जानी चाहिए। खैर जितने भी बच्चे सेल टीम को अपने हाथ में लग रहे थे उनको एक सेफ जगह पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब सेल टीम अगले स्टेप को फॉलो करते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती, लेकिन वहां पर भी एक व्यक्ति मौजूद था, खालिद, जो ओसामा का सगा बेटा था। अब खालिद को कैसे मारा गया, इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखो, सेल टीम ने अटैक करने से पहले इस बिल्डिंग की लाइट को बंद कर दिया ताकि इस घोर अंधेरे में अंदर के लोगों को नेविगेशन करने में दिक्कत हो, क्योंकि सेल टीम के तो नाइट विजन गूगल्स पहने हुए थे तो उसको तो कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। लेकिन समझने की बात तो यह है कि सेल टीम के सूट पर मिनी कैमरे लगे हुए थे और इस मिनी कैमरों की मदद से अमेरिका के व्हाइट हाउस में मौजूद बराक ओबामा और उसकी सारी टीम इस घटना को एक लाइव फिल्म की तरह देख रहे हैं। और जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये उसी टाइम की, यानी बराक ओबामा, जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन भी मौजूद थी। खैर इसी घनघोर अंधेरे के बीच खालिद सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता हुआ दीवार के आड़ में छिप जाता। तो इसमें से एक सील को अरबी भाषा आती थी तो वो अपना दिमाग लगाता है और खालिद को 2 बार पुकारता है, खालिद खालिद। और खालिद जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है सेल टीम उसे भी निपटा लेती। अब देखो यहाँ पर सेल टीम के लिए रिस्क काफी कम हो गया, लेकिन उनको एक डर अभी भी परेशान कर रहा, यानी इस पूरे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को पाकिस्तान को बताए भी नहीं यूएस इस ऑपरेशन को कंडक्ट करवा रहा था। और अगर पाकिस्तान को पता लगा तो वो कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा। इसलिए सेल टीम ने इस पर नजर रखने के लिए बिल्डिंग के 3rd फ्लोर की छत पर और गेस्ट हाउस की छत पर भी कमांडो को लैंड करवाया हुआ था ताकि कोई ऐसी घटना हो जाए जिस पर ये नजर रखेंगे। खैर वो पल आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार था आपको और आपसे ज्यादा अमेरिका को। अब देखो सेल टीम अपने अगले स्टेप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाती, जिसमें वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती। वहां पर खुद ओसामा और उसकी दोनों बीवियां मौजूद थी। ओसामा टीम को देख करके अपनी दोनों बीवियों के पीछे छुपने लगता है, लेकिन सेल टीम मौका देखते ही उस पर 2 गोलियां दाग लेते हैं जिससे ओसामा गिर जाता है। टीम आगे बढ़ती हुई दोनों महिलाओं को धमकाते हुए पूछते हैं कि ये ओसामा ही है, क्या पता इतना बड़ा आतंकवादी था, कहीं अपनी जगह पर बहु रुपया प्लांट करके तो नहीं बैठा था। देखो इसे धमकाने के बाद भी दोनों महिलाएं अपना मुंह नहीं खोलती। तभी सेल टीम की नजर 12 साल की लड़की पर पड़ती है और वो उसे पकड़ते हैं और उसे पूछने की कोशिश करते हैं। तभी ओसामा की एक बीवी डर के मारे चिल्ला कर कहती कि मैं बताती हूँ यही ओसामा बिन लादेन है। जैसे ही टीम को ओसामा की कंफर्मेशन हो जाती तो वो सैटेलाइट फोन के जरिए यूएस के वाइस एडमिरल विलियम्स एच मैकरेवल को इंफॉर्मेशन देते हुए कहा, जिनोनिमम 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 फॉर गॉड एंड कंट्री आई पास। जिनोनिमम इस पूरे मिशन का कोड वर्ड था, यानी जिनोनिमम का मतलब है कि ओसामा को मारा गया। वाइस एडमिरल ने दोबारा कंफर्मेशन के लिए पूछा रिच वन। इसके जवाब में सेल टीम ने कहा जिनोनिमम इके आई के। ऐसा कहते ही व्हाइट हाउस में बराक ओबामा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। देखो इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो तब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि यूएस द्वारा ओसामा को कैसे ट्रैक किया गया, और वो भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बताए बिना। और तो और यूएस नेवी शील को ओसामा की रूम से ऐसी क्या चीजें हाथ लगी जिसको बताना एक अनकंफर्टेबल महसूस होता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ओसामा की बॉडी को समुद्र में कैसे दफनाया गया। देखो 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में ओसामा बिन लादेन का जन्म होता है। ओसामा के पिता ने टोटल 22 शादियां की थी और उसके 54 बच्चे थे। इसमें ओसामा 17वें नंबर का बच्चा था। ओसामा की माँ ये थी और इसका नाम आलिया था। लेकिन भला मैं आपको इसकी कहानी क्यों सुनाऊं? तो देखिए ओसामा को निपटाने के बाद उसकी माता ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो बताती है कि ओसामा कॉलेज से पहले शरीफ और धार्मिक स्वभाव का लड़का था, लेकिन कॉलेज में वो इस प्रकार से बिगड़ने लग गया। इसके बाद की पढ़ाई ओसामा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो खुद एक एक्सट्रीम रिलीजन के पार्ट्स थे। और इनमें से 2 लोग ये भी थे, शाहिद कुतुब और अब्दुल्ला आजम, जो खुद एक मिलिट्री लीडर्स। उन्होंने ओसामा की सोच को पूरी तरह से एक्सट्रीम मुस्लिम बना दिया। उन्होंने ना सिर्फ कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया बल्कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को बनाने, उसे सलाहने और उसकी सहायता करने की पूरी जिम्मेदारी भी ली। साल 1988 में ओसामा इस संगठन को खड़ा कर लेता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था और ये उसका सपना भी था, यानी अलकायदा। अलकायदा के बनने के करीब 2 साल बाद यानी सन 1990 को सऊदी अरब पर इराक द्वारा हमला किया जाता है। इसलिए ओसामा को लगता है कि सऊदी अरब के पास इतनी ताकत नहीं है कि इराक से वो इस जंग में लड़ सके। इसलिए वो खुद चाहता था कि सऊदी अरब में कोई दूसरी ताकत आकर के बीच में दखलंदाजी ना करे।
इसके लिए वो खुद को उचित मानते हुए सऊदी अरब के किंग को बताता है कि इराक से लड़ने का जिम्मा उसे सौंप दिया जाए, जिसमें वो पूरी ताकत के साथ इराक को धूल सटा देगा। लेकिन सऊदी अरब के किंग फाहद इस ऑप्शन को ठुकरा देता है और वो अमेरिका से मदद करने की गुहार मांगता है। अब भला अमेरिका को क्या पता था कि आज जो ओसामा के साथ हम दुश्मनी के बीज बो रहे हैं वो बाद में पल करके इतने बड़े बड़े नुकसान करवाए, क्योंकि ओसामा अमेरिका के इस वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल नाराज था, जिसके कारण वो अमेरिका का दुश्मन बन जाता। अब ओसामा डिसीजन ले लेता है कि हमारी ताकत अमेरिका को जरूर दिखाएंगे, इसलिए वो साल 1992 से 2001 के बीच अमेरिका पर 5 आतंकवादी हमले करवाता। तो देखो, साल 1992 में ओसामा ने पहला हमला अमेरिका पर नहीं बल्कि यमन के एडन में एक होटल पर करवाया था, क्योंकि उस समय यूएस सोल्जर की वहां पर ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन इस हमले का ओसामा को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमले से पहले ही वो सोल्जर वहां से निकल चुके थे। लेकिन इस हमले में वहां के 2 सिटीजन अपनी जान गंवा देते हैं। इससे ओसामा का ईगो और ज्यादा बढ़ जाता। वही दूसरा अटैक साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड पार्किंग में बॉम्ब अटैक करवाया, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों लोग इंजर्ड हुए। लेकिन इस 2 अटैक के बाद ओसामा कहां शांत हो पाता है, इसलिए वो एक और अटैक के लिए 5 साल तक यानी साल 1998 में 2 यूएस एम्बेसीज में अटैक करवाता है, यानी यूएस से बाहर तंजानिया और केनिया में मौजूद थी। इस अटैक में 224 लोग मारे गए, जिसमें से सिर्फ 12 लोग ही अमेरिकन थे और बाकी वहां के लोकल लोग थे, और इसमें 4,500 लोग घायल हो जाते। इन सभी हरकतों की वजह से सऊदी अरब ओसामा पर पूरी तरह से बैन लगा देता है। लेकिन ओसामा अगला अटैक साल 2000 में समुद्र में मौजूद नेवी शिप, जो इसका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, उस पर बॉम्ब अटैक करवाता है, और ये तब करवाता है जब उस जहाज की रिफ्यूलिंग की जा रही थी। इसमें टोटल 17 यूएस सेलर मारे गए। लेकिन ओसामा अभी भी रुका नहीं था, वो अगले अटैक को टारगेट करता, यानी 9/11 का अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक, और इसके बाद ओसामा रुक जाता। तो देखो, 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों द्वारा 4 अलग अलग टीम बना करके 4 हवाई जहाज को हाईजैक कर लेते, जो ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया जा रहे। इनमें से 2 हवाई जहाज को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर में क्रैश करवा देते। वहीं तीसरी टीम पेंटागन के यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर में क्रैश करवा देते। वहीं चौथी टीम हवाई जहाज को रूरल पेंसिल्वेनिया में जाकर के क्रैश करवा देते। इस अटैक में टोटल 3000 लोग मारे गए और हजारों लोग इंजर्ड हुए। ये टोटल अटैक इतने बड़े थे कि ओसामा जैसे खूंखार आतंकवादी को अब लग जाता है कि हाँ, चश्मे मैंने कुछ बड़ा कर दिया, और इसके बाद ओसामा रुक जाता है और वो हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। इन सारे हमलों के बाद अमेरिका ओसामा को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में डाल देता और उसे मारने की कसम खा लेता। खैर, यूएस की इंटेलिजेंस CIA ओसामा को खोजकर अपने हाथों में लेने के लिए उस कार्य में जुट जाती है। लेकिन सालों सालों तक खोज करने के बाद भी CIA के हाथ में कुछ नहीं लग रहा, और ऐसा लगने लग गया था कि CIA अपने इस कार्य से कहीं पीछे ना हट जाए। अचानक से अमेरिका को एबेटाबाद में एक लीड मिल जाती, क्योंकि 9/11 का जो अटैक हुआ था ना, उसमें कुछ आतंकवादी अमेरिका के हाथ लग गए थे। तो उस आतंकवादियों को CIA ने ग्वांटानामो बे की जेल में डाल लेते, और ये जेल लंबे समय से कैदियों को अनयूजुएबल तरीके से टॉर्चर करने के कारण प्रसिद्ध थी। यानी टॉर्चर उस लेवल का था मानो सच में किसी ने हमारे शरीर में हाथ डाल करके आत्मा को बाहर खींच लिया। इसमें CIA को पहला सबूत यहीं से मिला था, यानी इसमें एक आतंकवादी के मुंह से अबू अहमद अल-कवैती नाम निकला था। अब आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, हाँ, वही अबू अहमद जिसको सेल टीम ने ओसामा के गेस्ट हाउस पर सबसे पहली गोली मारकर निपटा लिया था। तो फिर CIA ने उसकी लोकेशन को ट्रैक करने और ओसामा को पकड़ने के पीछे पूरा जोर लगा दिया। उसके बाद CIA को उसकी लोकेशन हाथ लग जाती है और उसको ये भी पता लग जाता है कि अबू अहमद इस बिल्डिंग पर रह रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पता सिर्फ अबू अहमद का लगा है, ओसामा का नहीं। इस पर 24 घंटे की नजर रखने के लिए CIA एबेटाबाद में ही एक घर खरीद लेता। अब देखो, अबू अहमद जिस बिल्डिंग पर रह रहा था ना, वो इस बिल्डिंग से सिर्फ रियल इंसिडेंट्स में ही अंदर बाहर होता था, और उसके बाद वो सिर्फ गेस्ट हाउस में ही रुक जाता था। लेकिन इसी बीच CIA को इस बिल्डिंग की बनावट को लेकर भी शक हो जाता है, यानी इस बिल्डिंग के आसपास कोई घर भी नहीं था, और इस बिल्डिंग के परकोटे की दीवारें 12 से 18 फीट तक की ऊंची ऊंची थी, और तो और इस बिल्डिंग में कोई रोशनदान भी नहीं था। ये एक बिल्डिंग के लिए कैसे संभव हो सकता है? और कोई घर के बालकनी की दीवारों को 7 फीट तक कौन करवाता है भाई? खैर, CIA अपनी इस शंका को सच में बदलने के लिए शकील अरपति के नाम से एक डॉक्टर और नर्स को, जिसको वो एक फेक टीकाकरण कैंप के आधार पर
उस बिल्डिंग में भेज देते हैं, जिसमें वो डॉक्टर टीकाकरण तो करते ही हैं, लेकिन उसने CIA के लिए एक गुड न्यूज भी लाई थी, यानी ओसामा यहीं पर रह रहा है। तो फिर CIA ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन ओसामा को मारने के बाद ये डॉक्टर अमेरिका के लिए तो एक हीरो था, लेकिन पाकिस्तान उसे अपने देश का देशद्रोही मानकर उसे जेल में डाला। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान। फिर आगे तो आपने देख ही लिया था कि ओसामा को SEAL टीम ने कैसे निपटाया। तो देखो, जैसे SEAL टीम उस 12 साल की लड़की से ओसामा का कंफर्मेशन करते हैं, तो एक SEAL उस पर एक और गोली दाग लेते हैं ताकि ओसामा कहीं बच ना जाए। लेकिन उस समय ओसामा के रूम से SEAL टीम को ऐसी चीजें मिलती है जिसको सुनकर के आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। उसमें 4,70,000 कंप्यूटर फाइल्स मिली, वो भी 183 अलग अलग चैप्टर डिवाइस। और इस फाइल को 2017 में रिलीज कर दिया था ताकि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आखिर क्या देखता था। इसके अलावा एक और ऐसी चीज भी मिली जिसको आतंकवादी तो रखे या ना रखे, लेकिन एक ठरकी इंसान जरूर रखे। सबसे पहले तो एक ड्राइव से पोर्न वीडियोग्राफी मिली। इसके अलावा 228 पेज का एक जर्नल भी मिला जिसमें वो अपना विचार लिखा करते और अलकायदा को कैसे चलाना है वो भी। इसके अलावा ओसामा के बेटे हजम की शादी का वीडियो जिसने अलकायदा के लीडर की बेटी से शादी। इसके अलावा वीडियो गेम भी मिले जिसमें हाफ लाइफ, सुपर मारियो ग्रोथ, फाइनल फैंटेसी 7, ड्रैगन वेल्सी और भी बहुत से गेम मिले। ये ऐसे गेम है जहां पर मल्टीपल गेमर्स खेलते हैं आतंकवादी एफर्ट को डिफेंस करने के लिए। इसके अलावा ओसामा अपनी स्पीच को पहले ही तैयार कर देता। इसके अलावा बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए डायनासोर जैसी और भी बहुत सी मूवियां मिली। और ये तो मैंने आपको आगे बता ही दिया कि ओसामा अपने आप को लेकर कितना ऑब्सेंस था। इसलिए ओसामा पर जितने भी आर्टिकल और मूवियां रिलीज होती थी वो उसको देख करके अपने पास रखता था। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि SEAL टीम का एक हेलीकॉप्टर उस समय वहां पर लड़खड़ा कर गिर गया था, तो उन्होंने बैकअप के तौर पर रखे हुए ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर को और ओसामा की बॉडी को उसके अंदर रखे अपने स्थान के लिए तैयार हो जाते। लेकिन इससे पहले SEAL टीम उस क्रैश हो रखे हेलीकॉप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देती, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान को कहीं हाथ ना लग जाए। लेकिन वो तेल के पाउंड को वहीं पर भूल जाते हैं, जिसको अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया ने कवर अप किया था। लेकिन एक सवाल जो अभी भी आपके दिमाग में घर बनाकर बैठा है कि ओसामा को जमीन में नहीं दफना करके समुद्र में क्यों डाला गया। तो देखो, अमेरिका ने सोचा कि ओसामा की बॉडी को पाकिस्तान को लौटा देते, लेकिन पाकिस्तान को तो इस एक्टिविटी का पता ही नहीं था, तो लगता है कि वो एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। और अगर सऊदी अरब को लौटा दे तो अरे आप भूल गए क्या, ओसामा पर तो सऊदी अरब ने पहले से बैन लगा रखा था। और अगर ओसामा की बॉडी को अफगानिस्तान को लौटा दे तो, क्योंकि ओसामा एक समय में वहां का रियल हीरो था, लेकिन क्या पता अफगानिस्तान उसका मकबरा बना दे तो ये ऐसे और आतंकवादियों के लिए हीरो का काम कर जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई हरकतें नहीं करवाना चाहता था, जैसे कि सद्दाम हुसैन का मकबरा उसके बर्थ पैलेस पर बना हुआ है और वहां पर आज भी लोग उसे पूजने जाते हैं। खैर, अगर ओसामा की बॉडी को जला दिया जाए तो, लेकिन ओसामा तो एक मुस्लिम व्यक्ति था और उस धर्म में किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को जलाना सही नहीं, इसलिए अमेरिका ऐसा नहीं करवाना चाहता था कि किसी को धार्मिक दृष्टि से ठेस पहुंचे। अब अमेरिका फाइनली डिसीजन ले लेता है कि ओसामा की बॉडी को समुद्र में ही दफनाना सही होगा। इसलिए ओसामा की बॉडी को US के कन्वेंशन से ले जाकर के इस्लामिक रीति रिवाज से ओसामा की बॉडी को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफना देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।